मैं अमित शुक्ला एग्री वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले एग्री वर्ल्ड की तरफ से आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं और साथ में नए वर्ष आपका मंगलमय हो, ऐसी हम कामना करते हैं। आज हम ये जो वीडियो लेकर आए हैं इस पर चर्चा करेंगे कि आने वाले समय में बाजार का रुख कैसा रह सकता है, फंडामेंटल कैसा है, आयात निर्यात किस प्रकार रहेगा और बुआई बुआई की सिचुएशन जो है वह बात करेंगे। जैसा कि एग्री वर्ल्ड हर हफ्ते वीकली रिपोर्ट भेजता था तो सोचा कि क्यों ना आपसे सीधे इस बार रूबरू हों और जो बाजार की स्थिति है वह आप तक पहुंचाए। सबसे पहले हम तुअर पर बात करेंगे। तो तुअर के लिए अभी तक काफ़ी अच्छा कारोबार रहा है, भाव में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है और जो तुअर का फंडामेंटल है काफ़ी मजबूत दिख रहा है। इसका एक प्रमुख कारण है कि देश में इस वर्ष जो उत्पादन हुआ था वह कम हुआ, उसके बाद जो बुआई हुई वो आंकड़े, हालांकि सरकारी आंकड़ों में बुआई काफ़ी कम दिख रही है, लेकिन वास्तविक जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जैसा हमने कुछ राज्यों में दौरा भी किया था तो महाराष्ट्र कर्नाटक की तरफ तो वहाँ बुआई काफ़ी कमज़ोर दिखी और जो देर सवेर बारिश लगातार जारी रही उससे कुछ यील्ड को भी लेके समस्या आई। तो उसकी वजह से तुअर अभी तक तो मजबूत चल रहा है और आने वाले समय में भी मजबूती समझ में आ रही है। इसका एक प्रमुख कारण अब जो बन पड़ा है, जो मोजाम्बिक से तुअर का शिपमेंट डिले हो रहा है, इसका कुछ अलग अलग कारण मिल रहे हैं, लेकिन जो एग्री वर्ल्ड के पास जो रिपोर्ट है उसके अनुसार मोजाम्बिक जो वहाँ की अदालत ने फिलहाल जो शिपमेंट है लोडिंग या फिर निर्यात के लिए कुछ वहाँ से अदालत की तरफ से कुछ रोक लगी है, स्टे ऑर्डर मिला है। अब स्टे ऑर्डर कैसे आया, क्यों आया, ये एक काफ़ी मतलब अध्ययन का विषय है, लेकिन बाजार के जानकार भी काफ़ी कुछ खुलकर बता नहीं पा रहे हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, जिसकी वजह से अब जो कि मोजाम्बिक अफ्रीका का सबसे बड़ा तुअर उत्पादक है और भारत का काफ़ी बड़ा निर्यात का हिस्सेदारी भी है, तो वहाँ से जो तुअर रुकने के कारण यहाँ घरेलू बाजार में अभी पिछले एक हफ्ते में लगभग 200-250 रुपये के अच्छी उछाल आ गया, जबकि दिवाली के समय लगभग कारोबार जो डिमांड रहता है सबका फुलफिल हो जाता है, छुट्टी का माहौल हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ बाजार में नहीं दिखता। लेकिन ये जो मोजाम्बिक की जो अभी जो इंस्टेंस हो गया उसकी वजह से ये बाजार थोड़ा तुअर में पॉजिटिव हो गया है और अभी जैसे ही ये दिवाली के बाद फिर से व्यापार शुरू होगा तो तुअर का बाजार पॉजिटिव ही लग रहा है। जहाँ तक अगले क्रॉप की बात करें, यील्ड के बारे में भी कहना जल्दबाजी होगा। नवंबर एंड तक हम महाराष्ट्र कर्नाटक एक बार फिर सर्वे करेंगे और उस समय हमारा यील्ड पे फोकस होगा। बुआई तो हमने पहले बता दी थी आपको कि कर्नाटक में लगभग अप्रॉक्सीमेटली 30% कम है, 15 से 20% बुआई महाराष्ट्र में कम है। अब यील्ड किस तरीके से आ सकता है वह एक देखना होगा कि कुछ उसमें रिकवरी कुछ हो सकता है, जो एरिया का लॉस हुआ है वो कुछ उसमें रिकवरी हो जाए तो थोड़ा उत्पादन पॉजिटिव हो जाए, लेकिन कुल मिला के पिछले साल से उत्पादन अच्छा खासा कम रह सकता है और हमने 25 लाख टन के आसपास का उत्पादन अनुमान लगाया है ऑलरेडी और पिछले साल 30 लाख टन बताया था और जो नवंबर में हम सर्वे करेंगे तो फाइनल एस्टिमेट भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि जो यील्ड है अब किस तरीके से आ रहा है। अभी चूंकि तुअर आने की बात करें तो तुअर आपको शायद दिसंबर फर्स्ट वीक सेकंड वीक से छिटपुट दिखे, लेकिन आवक का प्रेशर जो रहेगा वो आपको दिखेगा जनवरी में ही, क्योंकि तुअर की बुआई लेट हुई है, बारिश काफ़ी देर तक इस बार हुई कर्नाटक महाराष्ट्र में, जिससे जो ग्रोथ था उतना फास्ट तुअर का उतना अच्छे से हो नहीं पाया और इसलिए ये भी तुअर के लिए पॉजिटिव होगी। अब दूसरा देखना होगा कि अफ्रीका से किस प्रकार तुअर का आगे चल के निर्यात हो सकता है। समस्या जो है मोजाम्बिक का जितना जल्दी निपट जाए उतना अच्छा है, क्योंकि बाजार में तुअर की काफ़ी शॉर्टेज है और जैसे दिवाली त्यौहार खुलेगी मिल वालों की डिमांड आएगी तो वो शॉर्टेज और दिखेगी। तो आशा करते हैं कि मोजाम्बिक से जो इशू चल रहा है ये जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा और देश में जो तुअर की कमी है वो इंपोर्ट के द्वारा कुछ हद तक उसकी कमी पूरी हो जाएगी। फिलहाल चेन्नई में लेमन तुअर जो है 75 के आसपास लास्ट हमने सुना था। अकोला तुअर बिल्टी के भाव लगभग 8,050 के आसपास है। हम बेंचमार्क अकोला बिल्टी तुअर को ही लेके चलते हैं। हमारा मानना है कि ऊपर में ये
हमें शायद बहुत जल्दी ही नवंबर 15-20 तारीख या उस नवंबर एंड तक मान के चलिए 85 के स्तर हम आराम से देख सकते हैं। हालांकि हमको समय समय पर प्रॉफिट बुकिंग भी करना चाहिए, क्योंकि सरकार महंगाई को लेके और खास करके दलहन में जो स्थिति उत्पन्न हो रही है उसको लेके थोड़ी चिंतित है। हालांकि ऐसा कोई बहुत गैर वाजिब दाम अभी बढ़े नहीं हैं। अभी लगभग सरकार के पास बफर स्टॉक में भी काफ़ी माल पड़ा है। सरकार लगातार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण वीट और चावल का ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, और उन्होंने लगभग 15 लाख टन चना का स्टेट गवर्नमेंट्स को लिफ्टिंग के लिए बोला है, 8 रुपये डिस्काउंट पे दे रहे हैं। तो सरकार लगातार जो है गरीब तबकों के लिए जो पल्सेस की अवेलेबिलिटी सस्ते दाम पे हो सके उसके प्रयास कर रही है, और अभी तक काफ़ी कामयाब भी हुई है, और उसके लिए सरकार शाबाशी की भी पात्र भी है। तुअर की बात जैसे हो गई, तो अब बात करते हैं चने की। चना दिल्ली राजस्थान लाइन 48-75 पिछला भाव रहा, और चना का फंडामेंटल तो बहुत पिछले 2-3 साल से काफ़ी उठा पटक रहा है, कारण कि नाफेड चना काफ़ी बड़े पैमाने पे खरीद रहा है, और उसके बाद एमएसपी पे खरीद के उससे कम दामों में लगातार उपलब्ध करा रहा है, तो जिससे चने के कारोबारियों को काफ़ी नुकसान हुआ है। और आने वाला समय में भी चने में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा। इसका कारण है कि नाफेड और अभी भी एफसीआई ने भी हाल में सेलिंग स्टार्ट कर दी है। अभी एफसीआई ने 2022 का चना 4500 प्लस में चालू कर दिया उन्होंने सेल करना, जबकि नाफेड 4600 प्लस में पास कर रही थी। एफसीआई द्वारा कम भाव में चना पास करने के कारण हमने जो लास्ट हमने दिन में जब कारोबार हुआ तो 25 रुपये तक की कमजोरी भी देखी चने में, क्योंकि एफसीआई ने काफ़ी नाफेड की तुलना में लगभग 100 रुपये से कम भाव में चना पास कर रहा है। हालांकि एफसीआई के पास 73,000 से ज़्यादा टन से ज़्यादा स्टॉक उन्होंने प्रोक्योर नहीं किया था चना, तो लगभग वो चना है अभी 2,500 टन लगभग उन्होंने चना पास कर दिया है। तो आशा करते हैं कि बाज़ार में डिमांड काफ़ी अच्छा है चने के लिए, क्योंकि मंडी में चने की अवेलेबिलिटी काफ़ी कम है और अच्छे माल नहीं है, और नाफेड एफसीआई के चना काफ़ी क्वालिटी अच्छा माना जा रहा है। 21 का ऑलरेडी चना उनका समाप्त हो चुका है, काफ़ी कुछ अब 2022 पे ही फोकस रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि नाफेड का चना का जो सेलिंग है ये शायद नवंबर एंड के आसपास तक ये बंद हो जाएगा, और फिर उसके बाद बुआई के आंकड़े किस तरीके से आते हैं, क्योंकि इस बार चने की एमएसपी भी कम बढ़ी है। चने के 2-3 साल से भाव किसानों को अच्छे नहीं मिल पा रहे, तो ऐसा लग रहा है कि वीट, मसूर, सरसों ये सब की बुआई एमपी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश ये सब साइड काफ़ी बढ़ेगी, और यहाँ पे 15-20% एरिया चने का कम हो सकता है। महाराष्ट्र, कर्नाटका में कोई ऐसा विशेष ऑप्शन नहीं है इनके लिए, जैसे सरसों, वीट का या फिर मसूर का, तो यहाँ पे चने का रकबा लगभग थोड़ा 5-10% बढ़ सकता है, जबकि अन्य राज्यों में जैसे हमने बताया वहाँ पे चने की बुआई घट सकती है। तो अब देखना होगा कि एक बार जैसे नाफेड और एफसीआई अगर सेलिंग बंद करते हैं तो बाजार का डेवलपमेंट कैसा होता है। उम्मीद करते हैं कि चना जो चल रहा है इसमें 50 रुपये से ज़्यादा घटने की जगह नहीं है। हालांकि ऊपर में बहुत ज़्यादा अभी फिलहाल बढ़त नहीं समझ में आ रही है। यदि नाफेड आगे चल के नवंबर एंड तक कुछ सेलिंग बंद कर दे और चने की बुवाई कुछ कम जैसा हम अनुमान लगा रहे हो, तो फिर नया चना आने के पहले एक बार एमएसपी जो है लगभग उसके आसपास चना 5200 की रेंज में लगभग एक बार बन सकता है। अब बात कर ले उड़द की। उड़द का जैसे खरीफ में बुवाई तो अच्छी हुई थी और मौसम भी एक समय तक, आधे समय तक तो जो क्रॉप के लिए काफ़ी अच्छा था, लेकिन जो सेकंड हाफ था उसमें काफ़ी बारिश होने से उड़द की फसल को नुकसान हुआ। खास करके हार्वेस्टिंग पीरियड में जब उड़द लगभग 10-15 दिन हार्वेस्टिंग के लिए एमपी, राजस्थान में लगभग तैयार था, उस समय जो बारिश हुई उससे मतलब काफ़ी सिग्निफिकेंट डैमेज हुआ। हमने उड़द के क्रॉप का सर्वे भी लगभग एमपी के सभी जिलों में हमने दौरा किया, यूपी में हम ललितपुर तक गए, उसके बाद राजस्थान में भी हमने दौरा किया, केकड़ी उकड़ी तक गए। तो जो हमने पाया, हमने आप तक रिपोर्ट भी पहुंचाई कि उत्पादन में निश्चित रूप से कमी है, खास करके इस बार क्वालिटी को ज़्यादा फर्क पड़ेगा। हमने बताया था आपको कि ललितपुर में आपको उड़द की अच्छी अराइवल मिलेगी। बाकी अगर हम बात करें दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, सागर, बासोदा, जो अन्य मंडियां हैं वहाँ पे काफ़ी सिग्निफिकेंट, अशोकनगर यहाँ पे मतलब नुकसान काफ़ी हुआ है। दूसरा
सोयाबीन का क्षेत्रफल भी काफ़ी बढ़ा था, जिससे उड़द की कुछ कुछ जगह पे बुआई काफ़ी कम हुई थी। और जो बारिश ने काफ़ी बड़ा डैमेज किया क्रॉप को। और हमने देखा भी कि अगर हम दो प्रमुख मंडियां थी, एक तो ललितपुर में अच्छी आवक कुछ दिखी हमें, दमोह में दिखी, और इक्का दुक्का एक आध मंडी में मान लीजिए। बाकी लगभग लगभग आवक अब लगभग काफ़ी कम हमें नज़र आ रहा है। अशोकनगर में 1000 बोरी से ज़्यादा नहीं आ रहा है, बसोदा में भी 500-1000 बोरी आ रही है, टीकमगढ़ में भी 2000-2500 बोरी से ज़्यादा नहीं आ रहा है। जहाँ तक हम बात करें राजस्थान के मार्केट की, तो राजस्थान में भी लगभग अब जो कोटा में आवक इतनी बम्पर आवक होती थी, वहाँ पे भी कोई आवक का प्रेशर नहीं है। विजयनगर में 1500 बोरी आ रही है, 12 में भी लगभग 1500-2000 बोरी के ऊपर नहीं आ रहा है। तो आवक अब कम हो रहा है। देखना होगा कि ये दिवाली अवकाश के पहले किसान जैसे सोयाबीन के हार्वेस्टिंग में लग गया था, तो शायद उसके कारण कम है, या फिर दिवाली के कारण किसान सोयाबीन हार्वेस्ट करके मंडी में ज़्यादा ला रहा है, तो उसके लिए तो अगला जो दिवाली के बाद जो अगले 10 दिन होंगे, पर उसमें अगर आवक का प्रेशर नहीं बन पाता है मंडियों में उड़द का, तो ये निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि फिर उड़द का क्रॉप जो हम समझ के चल रहे हैं, लगभग 13-14 लाख टन का हमने अनुमान लगाया था, वही लगभग रहेगा। यदि आवक बढ़ती है तो थोड़ा सा रिवीजन हो सकता है, करना पड़े, लेकिन जो हमने इतना व्यापक सर्वे किया था, हमें ऐसा लगता नहीं है। हमने काफ़ी क्लोजली और लगभग सभी जिलों का और तालुका में लेवल पे काफ़ी अच्छा सर्वे किया था। तो हम जो अपने जो नंबर्स को लेके, उत्पादन को लेके नंबर्स के हैं, काफ़ी हमें लग रहा है सटीक है। अब उड़द का काफ़ी कुछ दारोमदार डिपेंड करेगा बर्मा के ऊपर, बर्मा किस तरीके से हम वहाँ से कारोबार होता है। फिलहाल बर्मा में 955 SQ का भाव बताया जा रहा है, $820-25 के आसपास FAQ है। और अभी हमारा मानना है कि बर्मा से बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा, इससे कम भाव होने की उम्मीद तो नहीं है। बर्मा में जो उड़द की बुआई क्रॉप भी अभी तक ठीक ठाक है। खैर अभी थोड़ा समय है वो आने के लिए। और उड़द का बाज़ार जो अगर कुल मिला के बात करें, तो यहाँ से हमें अच्छा ही लग रहा है। 8000 का बहुत अच्छा सपोर्ट है, 81-50 फिलहाल रेडी की पोजीशन है चेन्नई में। यदि दिवाली के बाद आवक का प्रेशर नहीं बनता है, तो उम्मीद करते हैं कि ऊपर में 84-85, और ऑन द हायर साइड अगर डिमांड सपोर्ट करे तो 90 के आसपास तक भी बाजार जा सकता है। अब बात कर ले मसूर की, तो मसूर जो पिछले माह तक काफ़ी दबा हुआ था, और इस माह के जैसे ही शुरुआत हुई, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में बारिश की खबर, और वहाँ पे मसूर की फसल को कुछ नुकसान की जो खबर निकली, वहाँ से बाजार पॉजिटिव होना चालू हुआ। और लगभग हमने 700-800 रुपये की तेजी नीचे भाव से मसूर में देखी। काफ़ी अच्छा व्यापार मसूर में, देसी मसूर का मंडियों में कोई प्रेशर नहीं था, और मेन दबाव बना हुआ था अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। एक बार जैसे ही यह खबर नुकसान की या बारिश की ज़्यादा विक्टोरिया प्रांत में आई ऑस्ट्रेलिया में, तो जो सेलर थे वो पीछे हट गए, और उन्होंने धीरे धीरे करके भाव ऊंचा कोट करने लगे। जो लगभग नीचे में 660-70 तक भाव हम सुन रहे थे, अब धीरे धीरे ऑन द हायर साइड अगर बात करें, अभी प्रॉम्प्ट शिपमेंट नवंबर-दिसंबर में यदि जाए तो $800 तक वो पहुंच चुका है। यानी कि लगभग $125-150 तक की नीचे भाव से उछाल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमने मसूर में देखा है। यदि आगे का शिपमेंट जाए दिसंबर-जनवरी, तो 780 के आसपास भी सुने, जनवरी-फरवरी 760 के आसपास भी सुन रहे हैं अभी। लेकिन वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अभी फिलहाल कोई बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर नहीं है। वेट एंड वॉच जैसा सिचुएशन है कि ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा। अभी हाल फिलहाल में हमने कुछ कारोबारियों से बात की, ऑस्ट्रेलिया में भी हमने समझना चाहा कि आगे का मौसम क्या है। तो वहाँ पे अभी विक्टोरिया प्रांत में अभी भी बारिश बताया जा रहा है। आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया का जो कुल उत्पादन होता है, यहाँ इस बार कुछ 9.25 लाख टन के आसपास उत्पादन उन्होंने बताया है अबेयर्स ने। लेकिन विक्टोरिया में जिस हिसाब से बारिश हो रही है, एक चिंता की बात है कि उसमें मतलब 45% लगभग विक्टोरिया का कुल उत्पादन में, जो ऑस्ट्रेलिया में उत्पादन होता है, हिस्सेदारी है विक्टोरिया की।
तो अगर बारिश का अभी क्योंकि इतनी बारिश हुई है, कोई जाके एक्चुअल स्थिति देख नहीं पा रहा है, तो कोई खुल के सही अभी आंकड़े नहीं बता पा रहा कि कितना नुकसान है। ये शायद हफ्ते 2 हफ्ते का जैसे मौसम खुलेगा तभी समझ में आएगा। हालांकि भी 1 आध हफ्ते तक वहाँ पे बारिश का जो फोरकास्ट विक्टोरिया के लिए है, तो यदि वहाँ पे कुछ सिग्निफिकेंट लॉसेस होते हैं तो जो मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर कनाडा से भी बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर नहीं रहेगा। वो लगभग कनाडा में भी 780-800 के डॉलर के बीच में ही भाव बोल रहे हैं, और वो कनाडा वाले ऑस्ट्रेलिया को देख रहे हैं कि उनका सेलिंग प्रेशर किस हिसाब से क्या कोटेशन आ रहा है, और ऑस्ट्रेलिया वाले कनाडा को देख रहे हैं। इसलिए कोई बहुत ज़्यादा भी अग्रेसिव सेलिंग वहाँ से नहीं है। डोमेस्टिक लेवल पे सप्लाई मसूर का बहुत ज़्यादा है नहीं, और आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि अभी क्योंकि लगभग मार्च के आसपास ही अपना मसूर आता है, इस बार बुआई भी कुछ लेट है। अब बुआई किस तरीके से होती है, सरकार ने मसूर की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए 500 रुपये MSP बढ़ा के 6000 भी कर दिया है। तो एक देखना होगा कि बुआई किस तरीके से होती है। यदि बुआई बढ़ती है अच्छी खासी, तो अभी तो फिलहाल पॉजिटिव बाजार रहेगा, क्योंकि अभी सप्लाई साइड इतना है नहीं। और जैसे जैसे यदि बुआई के आंकड़े अच्छे आते हैं और हम नए क्रॉप की तरफ बढ़ेंगे, तो दिसंबर के बाद बाजार कुछ क्रॉप को देख के उस हिसाब से फिर ट्रेड करेगा। लेकिन अभी यहाँ से दिसंबर तक बाजार कुछ विशेष मंदा नहीं समझ में आ रहा है मसूर में। यदि गिरावट आती है तो मसूर में बाइंग कर चलना चाहिए। यदि बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का जो मुंबई में वेसल का जो मसूर में अभी फिलहाल 6750 के आसपास कारोबार कर रहा है। 65 का बहुत मजबूत सपोर्ट है उसे, ऊपर में हम 7200 के रेंज देख सकते हैं। तो उस हिसाब से आप अपना ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मसूर में बना सकते हैं। अब बात कर ले हम यहाँ से काबुली की, तो काबुली भी पिछले 1 महीने में लगभग 1000 रुपये का उछाल आ चुका है। 44-46 काउंट जो है वो लगभग अब 12,500 के आसपास व्यापार कर रहा है। काबुली की बुआई भी काफ़ी अच्छी लग रही है, लेकिन अभी करंट में बात करें तो सप्लाई साइड बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। मंडियों में काम चलाऊ ही स्टॉक आ रहा है, लोगों के हाथ में बहुत लंबा चौड़ा स्टॉक भी नहीं है, क्योंकि उत्पादन इस साल कमज़ोर था। लेकिन जिस हिसाब से इस साल काबुली के भाव है, और वो देख के ऐसा लग रहा है कि इस साल काबुली की जो एरिया है कम से कम 10-15% आराम से बढ़ना चाहिए। अब खैर बुआई अभी स्टार्ट दिवाली के बाद थोड़ा पिकअप होगा स्पीड, और उम्मीद करते हैं 10-15% एरिया इस बार साथ काबुली की बुआई अच्छी होगी। अब जहाँ तक बात करें काबुली का रुख कैसा रहेगा व्यापार का, तो सप्लाई साइड हम देख रहे हैं का बहुत ज़्यादा अग्रेसिव सप्लाई मार्केट में नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट में हमारा एक्सपोर्ट भी अभी तक इस वर्ष काफ़ी अच्छा हो रहा है। भाव भी हमारे लगभग जिस हिसाब से क्वालिटी है लगभग कम्पिटिटिव है, तो आने वाले समय में निर्यात भी ठीक ठाक रहेगा। और शादी ब्याह का सीज़न है अभी आने वाले समय में, और सीड की डिमांड में निकले, क्योंकि सोइंग इस बार बढ़ेगी, तो सीड का जो डिमांड भी रहेगा तो कुछ 10-15% ज़्यादा रहेगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि काबुली के भाव दिसंबर तक तो लगभग अब नीचे में 12,000, ऊपर में अकबर 13,500 के रेंज तक भी ऊपर में जा सकता है। नीचे में 12,000 का बहुत अच्छा सपोर्ट है। 12,000 के नीचे जाएगा तो हम समझ सकते हैं कि थोड़ा सा एक बार सोचने की जरूरत है कि बाजार क्या रिवर्स हो सकता है। जबकि 12,500 अभी वर्तमान लेवल है। ऊपर में हमने जैसा बताया कि हम लक्ष्य रख रहे हैं 13,500 के आसपास, और जैसे जैसे बाजार बढ़ता है ऑलरेडी काफ़ी काबुली ऊंचा चल रहा है भाव, तो ऊपर में धीरे धीरे मुनाफा वसूली भी करते चले। मूंग की बात करते हैं। मूंग का क्रॉप कर्नाटक में इस बार, महाराष्ट्र में तो बुआई काफ़ी कम थी, कर्नाटक में भी गदग रायचूर ये लाइन में कुछ ठीक था। राजस्थान में बुआई ठीक थी, लेकिन जो बारिश इस बार महाराष्ट्र में तो बुआई कम हुई, और बारिश लगातार होने से यील्ड को काफ़ी फर्क पड़ा। और हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में कहीं पे भी आवक का प्रेशर नहीं है, और कर्नाटक में लगभग 1.5 महीने हो गए नया मूंग आके, 1-1.5 महीना, और वहाँ पे अब मूंग लगभग समाप्ति की ओर है। अब आवक मंडियों में काफ़ी कम है। काफ़ी माल स्टॉकिस्ट लोग लेके गए, और क्योंकि कंजम्पशन लाइन भी काफ़ी खाली था, मिलों के पास भी स्टॉक नहीं था, तो उनकी भी अच्छी खासी डिमांड रही। इसलिए जो कर्नाटक की मूंग है वो काफ़ी जल्दी निकल चुकी है। अब सारा दारोमदार हम देख रहे हैं राजस्थान पे है। राजस्थान में बात करें तो मूंग का क्रॉप एवरेज है, बहुत बढ़कर नहीं तो बहुत घटकर भी नहीं है। सभी मंडियों में आवक अभी अच्छी आ रही है, लेकिन चूँकि MSP मूंग का
काफ़ी ऊपर है, 77-55 का एमएसपी है और मंडियों में भाव किसानों को कम मिल रहे हैं, एमएसपी से काफ़ी कम मिल रहे हैं। तो किसान बहुत अग्रेसिव सेल नहीं कर रहा है, माल रोक के रख रहा है। उसको लग रहा है कि जैसे राजस्थान में लगभग 3 लाख टन की प्रोक्योरमेंट का टारगेट नाफेड ने रखा है और दिवाली के बाद होपफुली नवंबर 1 तारीख से वहाँ पे प्रोक्योरमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो किसान वहाँ पे वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि प्रोक्योरमेंट स्टार्ट हो, हम वहाँ पर दे 77-55 का भाव मिलेगा, जो कि बहुत ही आकर्षक भाव है। और इसलिए किसान मंडी में माल मुझे लग रहा है आने वाले समय में ज़्यादा लाएगा नहीं। तो अगर जैसे मिल वालों को, स्टॉकिस्ट वालों के लिए थोड़ा दिक्कत होगा, उनको कम भाव में अब यहाँ से मूंग मिलना मुश्किल लग रहा है। तो मूंग का फ्यूचर काफ़ी अच्छा है क्योंकि पाइपलाइन में कोई बहुत ज़्यादा माल है नहीं। और अब दारोमदार जो है राजस्थान के ऊपर है, वहाँ पे मिलर्स भी जाएगा, स्टॉकिस्ट भी रहेगा, ट्रेडर भी रहेगा और नाफेड की भी बाइंग रहेगी। तो ऐसा लग रहा है कि नाफेड को जो अच्छे माल जो है बेस्ट क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी नाफेड को चले जाएंगे, जो हल्के क्वालिटी मार्केट में किसान लाएगा। तो कुल मिला के देखें तो मूंग का फ्यूचर यहाँ से काफ़ी अच्छा रहेगा। जहाँ तक अभी मूंग का भाव राजस्थान लाइन का दिल्ली में 71 के आसपास है। ये हमें ऐसा लग रहा है एग्री वर्ल्ड में कि 7,000 के नीचे भी जाना मुश्किल लग रहा है क्योंकि सप्लाई साइड बहुत स्ट्रांग है नहीं। तो अभी मूंग काफ़ी सेफ जोन में चल रहा है। यदि कुछ गिरावट आए तो लेने के लिए अच्छा मौका रहेगा। नीचे में हम मान के चल रहे हैं 7,000 का बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। जो दिल्ली में राजस्थान लाइन का मूंग है 71 फिलहाल है। और ऑन द हायर साइड यदि प्रोक्योरमेंट ड्राइव जैसे अभी राजस्थान में होगा, एमपी, महाराष्ट्र, खैर यहाँ पे तो बाकी स्टेट में तो कुछ क्रॉप है भी नहीं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ऑन द हायर साइड ये 75, 77 और 80 तक भी एक बार बन सकता है। लेकिन 75 के ऊपर अगर आसपास भाव बनता है तो धीरे धीरे उस रेंज से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। हायर साइड हम 77 और 8,000 तक देख रहे हैं क्योंकि अभी मूंग आने में काफ़ी समय है अच्छा क्रॉप आने के लिए। तो मूंग का जो हम समझ के चल रहे हैं कि फ्यूचर अच्छा रहेगा। दिसंबर तक तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है क्योंकि अभी नाफेड की भी खरीदी आराम से 1-1.5 महीना तो आराम से चलेगा। तो मूंग का फ्यूचर भी अच्छा है। मटर की बात कर लें अब, तो मटर कानपुर में लगभग नीचे में 48-75 और 51-25 के आसपास ऊपर में व्यापार कर रहा है यूपी लाइन का। और मंडियों में मटर की आवक पर्याप्त है। इसका कारण है कि इस वर्ष जो मटर का उत्पादन था काफ़ी बम्पर उत्पादन हुआ, भाव उसमें पीक पे थे, किसानों ने बहुत अच्छी बुआई की, मौसम भी ठीक रहा, यील्ड अच्छा आया और बम्पर उत्पादन होने के कारण धीरे धीरे जो बाजार घटे तो 5,000-7,000 के आसपास जो बाजार चल रहे थे वो 5,000 के अंदर आ गए। और अभी भी भाव जो है रिकवर नहीं हो पा रहा है उतना। इसका कारण है कि मटर की सप्लाई पर्याप्त लगातार बनी हुई है मंडियों में और स्टॉकिस्ट लोग के हाथ में भी काफ़ी पॉजिटिव थे। सीजन की स्टार्टिंग में तो काफ़ी लोगों ने ऊंचे भाव में मटर ले लिया। अब चूंकि मटर के बुआई का समय, रबी सीजन आ चुका है तो मटर की बुआई स्टार्ट हो गई है। तो अब धीरे धीरे क्या है, जिनके हाथ में मटर है वो निकलने का प्रयास करेंगे। डिमांड का जो मेन डिमांड का पीरियड था काफ़ी कुछ निकल चुका है। अब जो लोगों की नज़र है बुआई पर है कि बुआई किस तरीके से होगा। उम्मीद कर रहे हैं इस बार बुआई मोरलेस लास्ट ईयर जितनी ही है, बहुत ज़्यादा बढ़ के नहीं, बहुत ज़्यादा घट के भी नहीं होगा। जो रिपोर्ट आ रही है लगभग पिछले साल जितनी बुआई हो सकती है। और यदि मौसम ठीक रहा तो हम अच्छा मसूर का क्रॉप हार्वेस्ट करेंगे। तो और चूंकि हमारे पास अभी आज की तारीख में स्टॉक काफ़ी अच्छा पड़ा हुआ है तो मटर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आने की संभावना नहीं लग रही है। अभी जो 51-25 ऑन द हायर साइड जो मटर अभी व्यापार कर रहा है कानपुर में, वो नीचे नीचे में 48 का अच्छा सपोर्ट है। अगर उसके नीचे जाता है तो थोड़ा सा निगेटिव जो डाउन ट्रेंड है उसका बढ़ सकता है। तो और ऑन द हायर साइड मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि 53 के ऊपर अभी जा पाएगा। यदि 53 के ऊपर जाए तो काफ़ी वो रेजिस्टेंस टूटने पे थोड़ा बुलिश हो जाएगा, फिर पॉजिटिव ट्रेंड में आ जाएगा। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो 5,000 से लेके 53 ये रेंज में मटर हमें कानपुर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है।
5000 के नीचे जाए तो फिर एक बार निगेटिव ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, ऊपर में 53 के ऊपर पॉजिटिव ट्रेंड है। तो आशा करता हूँ कि हमने लगभग लगभग सभी पल्सेस पर चर्चा कर ली। और सबसे यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि एग्री वर्ल्ड का जो एक तो मार्केट में काफ़ी अच्छा आप नाम भी है, और इसका एक कारण है कि हम काफ़ी गहन रिसर्च करते हैं, फील्ड विजिट करते हैं। फील्ड विजिट हम ग्राउंड लेवल पे करते हैं कि क्रॉप की क्या स्थिति है, सप्लाई साइड कैसा है, इंपोर्ट कैसा आ रहा है, किसके पास कहाँ ज़्यादा कौन से स्टेट में पड़ा है, नेफेड किस तरीके से स्टॉक ले रहा है और सेलिंग उसकी हो रही है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैंने चर्चा नहीं की उड़द और तुअर के लिए। आपको बताना चाहूँगा कि एनसीसीएफ और नाफेड ये इम्पोर्टेड उड़द और तुअर की बाइंग में आया है। ये भी एक पॉजिटिव ये दोनों कमोडिटी के लिए काफ़ी पॉजिटिव है चीज़ें, कि क्योंकि ये जो एनसीसीएफ है उन्होंने जो बेस प्राइस रखा है मसूर तुअर का काफ़ी ऊंचा रखा है। जो मार्केट प्राइस है लेमन के लिए तो काफ़ी ऊंचा रखा है, तो वो काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, उड़द भी लगभग लगभग प्रोक्योरमेंट में 50,000 के आसपास प्रोक्योरमेंट का टारगेट है इनके पास। तो उड़द भी अभी इनको लेना है, बहुत ज़्यादा लिया नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे करके पिकअप होगा इनका बाइंग। और तुअर भी लगभग लगभग 1 लाख टन के आसपास इंपोर्टेड तुअर इनको लेना है। तो ये जो है ये दोनों जो एजेंसीज द्वारा बाइंग होगी उड़द तुअर के लिए, ये काफ़ी अच्छी खबर है। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पे अब ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, यहाँ पे लगभग लगभग हम यहाँ समाप्त करना चाहेंगे। आपको बता दूँ, एग्री वर्ल्ड दाल दलहन, तेल तिलहन, स्पाइसेस, वीट, इन सभी में रिपोर्ट देता है, और मार्केट में एग्री वर्ल्ड की रिपोर्ट को सराहा जाता है। लोग हमारी रिपोर्ट का सम्मान करते हैं, जो हमारे द्वारा जो रिसर्च रिपोर्ट रहता है, क्योंकि हम निष्पक्ष रिपोर्ट देते हैं। हमें बाजार से मतलब तेजी मंदी से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। जो ईमानदारी से जो सप्लाई डिमांड के हिसाब से जो बाजार बनता है, हम उसी हिसाब से ही प्राइस को और क्रॉप का फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं। कुछ स्टेज पे हम गलत भी हो सकते हैं। हम अपने व्यापारी भाइयों को बताते हुए समय समय कि भाई हम अपने तरफ से जो राइट डिसीजन हमें लगता है कि भाई सप्लाई डिमांड के हिसाब से बन सकता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी, मौसम, ये सब देखते हुए हम देने का प्रयास करते हैं। और हो सकता है हम कुछ बार गलत भी होते हैं, लेकिन जैसा कि हम बाजार में लोगों से बात करते हैं, लोगों का फीडबैक जो मिलता है काफ़ी पॉजिटिव है। और एग्री वर्ल्ड की रिपोर्ट को लोग बेंचमार्क भी बोलते हैं कि भाई जो रिपोर्ट एग्री वर्ल्ड वाला द्वारा जो भेजी जाती है काफ़ी अच्छी रहती है और लगभग लगभग काफ़ी सटीक रहती है, क्योंकि हम आंकड़ों के साथ बात करते हैं और सट्टात्मक बातें नहीं करते कि इफ एंड बट ऐसा हो वैसा हो। लेकिन क्योंकि हमारे पास टेक्निकल, फंडामेंटल, सभी तरीके के एक्सपर्ट है और लगभग लगभग 24 साल का एक्सपर्टीज़ है, तो उसका हम जो एक्सपीरियंस का लाभ लेकर आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और ऐसा आशा करते हैं कि आपको हमारी अभी तक रिपोर्टिंग काफ़ी अच्छी लगी होगी। और आप सभी को एक बार फिर से दीपावली की ढेरों शुभकामना। अगर एग्री वर्ल्ड की रिपोर्ट से आप जुड़ना चाहते हैं तो नीचे टिकर पे आपको हमारे नंबर दिखेंगे, आप उन नंबरों पर व्हाट्सएप पे अपने नाम और शहर का नाम भेज दीजिए, आपको ट्रायल दिया जाएगा। आप 1 हफ्ता ट्रायल देखिए, उसके बाद यदि आपको हमारी रिपोर्ट अच्छी लगे तब आप जुड़िए। और चार्ज बहुत ज़्यादा नहीं है। और एक बात और बोलना चाहूँगा, कई सर्विस वाले हैं जो हमारी रिपोर्ट को एकदम हूबहू कॉपी कर रहे हैं, ज़रा भी मेहनत नहीं करते। खैर अच्छी बात है, कॉपी भी कर रहे हैं तो उससे भी मार्केट में हमारा अच्छा खासा नाम ही हो रहा है कि भाई हमारा कॉपी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों से मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि यदि सर्विस लेनी है, रेट में बहुत ज़्यादा फर्क है नहीं, तो ओरिजिनल रिपोर्ट लीजिए और चोरी चमारी से बचिए। क्योंकि यदि हमें जैसे पता चलता है कि भाई कोई सर्विस, अभी मैं आपको नाम भी बोल देता हूँ, अरिहंत सर्विस छिंदवाड़ा है वाला, हमारा एकदम रिपोर्ट कॉपी करता है, वो भाव तो मैं देखता हूँ दूसरों की कॉपी करता है। तो अभी जैसे हमको पता चलता है कि भाई किसी ने कोई हमारा कॉपी करके भेज रहा है, यदि हम कोशिश करते हैं उनके नंबर अगर मिल जाते हैं तो हमको गलत मैसेज भेजते हैं और हम गलत मैसेज भेजेंगे, उनके नंबर पे ही भेजते, सभी क्लाइंट को नहीं भेजते। तो वो क्या करेंगे कि वो भी गलत अपने सब क्लाइंट को गलत मैसेज भेजेंगे। तो आप गलत रिपोर्टिंग लेने से अच्छा है कि आप सही जगह रहे। 1500 रुपये, 400-500 रुपये का फर्क बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पड़ेगा हमारी सर्विस उनकी सर्विस में, तो कोई बहुत बड़ा है नहीं।
365 दिन अगर साल भर का माने तो एक सवा रुपये लगभग लगभग पर डे का आप ज़्यादा दे रहे हैं हमें बस। तो व्यापार के लिए तो यदि आपको सर्विस हमारी लग रही है कि एग्रीवर्ल्ड वाले सही काम कर रहे हैं, सही रिपोर्ट दे रहे हैं, कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो सवा रुपये उनसे ज़्यादा प्रीमियम मुझे लगता है कि हम ले भी सकते हैं। दूसरा कारण कि हम लोग ग्राउंड पे जाके फील्ड सर्वे करते हैं और नया नया टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। अभी हमने तुअर के लिए ड्रोन सर्वे किया था, आगे हम काफ़ी प्लानिंग कर रहे हैं। तो जो चार्ज ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं ले, क्योंकि खर्चे भी उतने हैं। तो आशा करता हूँ कि आप हमसे जुड़ेंगे और जुड़ते रहेंगे। हम नए नए तरीके से और आपको अच्छी रिपोर्ट पहुँचाने का प्रयास करेंगे। यदि किसी कमोडिटी में आपको कुछ सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम प्रयास करेंगे कि उनका जवाब दें। और दिवाली की एक बार आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, नए वर्ष की शुभकामनाएं। आशा करता हूँ आने वाला समय वर्ष मंगलमय होगा, अच्छा कारोबार होगा हम सभी के लिए और प्रगति के पथ पे आगे निकलेंगे। धन्यवाद।